नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करते हैं BEGS 183 राइटिंग एंड स्टडी स्किल्स के असाइनमेंट की। असाइनमेंट के सेक्शन ए में वी हैव टू राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द गिवन क्वेश्चंस। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाउ आर न्यू वर्ड्स फॉर्म्ड थ्रू एफिक्सेशन एंड कंपाउंडिंग। अब एफिक्सेशन क्या होता है? एफिक्सेशन का मतलब होता है जब हम एक किसी मीनिंगफुल वर्ड में सुफिक्स या प्रीफिक्स जोड़कर एक न्यू वर्ड को फॉर्म करते हैं, वो फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स एफिक्सेशन कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल डिस प्लस बैलेंस, तो क्या बन जाएगा? डिसबैलेंस। ऐसे ही हम कोई भी सुफिक्स या प्रीफिक्स ऐड करके न्यू वर्ड की फॉर्मेशन बना सकते हैं। कंपाउंडिंग, कंपाउंडिंग क्या होता है? कंपाउंडिंग का मतलब होता है जब हम दो अलग अलग मीनिंगफुल वर्ड्स को जोड़कर एक न्यू वर्ड बनाते हैं जिसका मीनिंग उनसे बिल्कुल अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल फ्लावर प्लस पॉट, फ्लावर और पोट दोनों का अपना अपना एक पर्टिकुलर मीनिंग है। जब इन दोनों वर्ड्स को हम जोड़कर एक न्यू वर्ड बनाते हैं तो बन जाता है फ्लावर पोट। बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। डिस्क्राइब द वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस अप्रोच टू राइटिंग। राइटिंग करते वक्त कौन कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जो हमें याद रखने चाहिए या अपनी राइटिंग में हमें इन्वॉल्व करने चाहिए। तो बेसिकली हमारे 4 इसमें स्टेप्स होते हैं। पहला होता है प्री राइटिंग। प्री राइटिंग में क्या करते हैं, हमें जो भी मटेरियल, जो भी चीज़ें हमें लिखनी हैं उसको एक रफ ड्राफ्ट में लिखते हैं। उस चीज़ के बारे में जितना भी हमें आइडिया होता है, जो भी चीज़ें, जो जो मटेरियल, जहाँ जहाँ से हम उसको प्रेफरेंस ले सकते हैं, वो सभी इकट्ठे कर कर हम एक रफ ड्राफ्ट में उसको रेडी करते हैं। सेकंड होता है राइटिंग। राइटिंग पोर्शन में जो भी ड्राफ्ट हमने रेडी किया है अब उसको एक फॉर्मेट में लिख लेते हैं। फिर होता है रिवीजन। रिवीजन का मतलब होता है जो भी हमने लिखा उसमें ग्रामेटिकली अगर कोई मिस्टेक है या कोई भी चीज़ उसमें रह गई है तो उस चीज़ को मेक श्योर करना कि हम उसको दोबारा से ठीक कर सके। रिवीजन प्रोसेस में बेसिकली एक रूल होता है ARRR। इसका मतलब होता है ए फॉर ऐड। ऐड मतलब अगर कोई चीज़ छूट गई है आपसे लिखते वक्त तो वो आप उसमें ऐड करते हो। रीअरेंज, अगर कोई चीज़ शफलिंग हो गई है, जो चीज़ आपको पहले लिखनी थी वो बाद में लिख देते हो, आप उसे रीअरेंज कर सकते हैं। रिमूव, कोई चीज़ जो आपको सूटेबल नहीं लग रही अपनी राइटिंग के हिसाब से आप वो रिमूव कर सकते हैं। रिप्लेस, कोई चीज़, कोई डेटा है या कोई भी इंफॉर्मेशन है, अगर आपको किसी दूसरी इंफॉर्मेशन से रिप्लेस करनी है तो आप रिप्लेस कर सकते हैं। रिवीजन के अंडर हमारा ये रूल आएगा। देन आएगा एडिटिंग। एडिटिंग मतलब जो भी हमने उसमें लिखा वो उसको दोबारा से चेक करना फ्रॉम स्टार्ट टू लास्ट, कि उसमें कोई चीज़ रिपीट ना हुई हो, उसमें क्लैरिटी हो, वो ग्रामेटिकली ठीक हो, उसमें पंक्चुएशंस ठीक लगी हों, स्पेलिंग सारी ठीक हो। तो ये सभी जो 4 स्टेप्स हैं हमें राइटिंग लिखते वक्त ध्यान रखने चाहिए। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन विद सुटेबल एग्जाम्पल्स हाउ डायग्राम्स कैन बी यूज टू ऑर्गेनाइज नोट्स। हम किस तरीके से डायग्राम्स को यूज़ कर सकते हैं अपने नोट्स को ऑर्गेनाइज करने में। अब डायग्राम्स के बहुत सारे फॉर्मेशंस होते हैं, जैसे ट्री डायग्राम, वेन डायग्राम और भी बहुत सारे। तो हम किस तरीके से ये चीज़ें यूज़फुल होती हैं, जब हम डायग्रामेटिकली किसी चीज़ को फॉर्म करते हैं तो वो एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन हमें शो करती है जो कि हमें याद करने में आसानी होती है। सो मेनली हम ट्री डायग्राम और वेन डायग्राम के थ्रू अपनी जो डिटेल्स है वो शो करते हैं। वो दिखने में भी अट्रैक्टिव लगती है और कम से कम वर्ड्स में हम ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल्स को शो कर सकते हैं। और डायग्राम्स को याद रखना भी आसान होता है। डायग्राम के थ्रू आप किसी भी बड़ी इन्फॉर्मेशन को या किसी डाटा को बहुत इजीली अपने माइंड में रख सकते हो, बल्कि लिखे हुए पैटर्न से ज़्यादा आसान हम डायग्रामेटिक फॉर्म में, उसकी विजुअल फॉर्म में उसको लिखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट एक्सेप्ट्स शुड बी कंसीडर्ड वाइल राइटिंग अ प्रोसेस एनालाइज। किसी प्रोसेस को एनालाइज करने में क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। प्रोसेस एनालाइज क्या होता है? प्रोसेस एनालाइजेशन का मतलब होता है कि कोई चीज़ कैसे हुई, वो कैसे बनी, या वो चीज़ कैसे हुई, उस चीज़ को ध्यान रखना, उस चीज़ की प्रोसेस को समझना। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले एक पर्टिकुलर डेफिनेशन कि वो चीज़ कैसे हुई, उस चीज़ को प्रॉपरली मेंशन करना चाहिए। एक मीनिंगफुल रीज़न होना चाहिए उसके होने का।
और उसकी एक परफेक्ट डेफिनेशन दे के उसका एक परफेक्ट इंट्रोडक्शन देना। फिर होता है सेकंड होता है हमें एक बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन, मतलब हम वो क्यों लिख रहे हैं उस चीज़ के बारे में और क्या लिखना चाहते हैं वो चीज़ में ऐड ऑन करना। फिर होता है अपनी तरफ से कुछ उसमें ऐड ऑन करना जो हमारे थॉट्स हैं उस चीज़ को लेकर, और बाकी जो किसी भी राइटर के या किसी भी बुक से जो हमने पढ़ा हो वो सभी इंफॉर्मेशन उसमें ऐड ऑन करना, वो सब क्या होता है प्रोसेस एनालिसिस में आ जाता है। और उसी टॉपिक के बारे में अलग अलग सोर्सेज से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, फिर उनको उस चीज़ के साथ एनालाइज करना कि क्या ठीक है क्या गलत है, ये सब चीज़ें प्रोसेस एनालिसिस में हमारी आ जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ कैन कोहेसिव डिवाइस बी यूज टू ब्रिंग अबाउट कोहेरेंस इन अ पैराग्राफ, गिव एग्जाम्पल। अब कोहेसिव डिवाइसेस क्या होते हैं? कोहेसिव डिवाइसेस जब हम एक पैराग्राफ लिखते हैं हम कुछ लिंक वर्ड्स या कुछ साइन वर्ड्स ऐसे यूज़ करते हैं जो उस पैराग्राफ के सेंटेंस को आपस में लिंक्ड रखता है, उनकी प्रोसेस को कि पहले क्या हुआ, सेकंड पे क्या हुआ, थर्ड पे क्या हुआ, उन चीज़ों को आपस में लिंक बनाए रखता है, उनको अलग अलग नहीं बंटने देता। वो कोहेसिव डिवाइसेस होते हैं जो एक पैराग्राफ को एक सिस्टमेटिक तरीके से रखा जाता है। वो वर्ड्स भी हो सकते हैं, फ्रेजेस भी हो सकती हैं जो उस पैराग्राफ को अलग अलग ना दिखाकर उसे बंधा हुआ दिखाता है। हमने इसमें नीचे एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, उसमें भी चीज़ें मेंशन है, उसमें भी दिखाया गया है किस तरीके से फर्स्ट सेकेंडली मोर ओवर इन सभी वर्ड्स ने उस पैराग्राफ को एक सिस्टमेटिक तरीके से जोड़ा हुआ है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द स्ट्रैटेजीज दैट यू यूज़ टू बी ए क्रिटिकल रीडर। क्रिटिकल रीडर बनने के लिए हमें क्या क्या स्ट्रैटेजीज हैं जो अपनानी चाहिए। एनोटिंग फर्स्ट हमारा होता है। एनोटिंग का मतलब क्या होता है? जो भी आपने पढ़ा या जो भी आपने सुना, आपका उस पर क्या रिएक्शन हुआ, क्या पढ़ा, वो चीज़ को एनालाइज करना और लिखना। टेकिंग इन्वेंट्री का मतलब होता है जो भी चीज़ें हमने पढ़ी उसको अपने हिसाब से अपनी अपनी अलग अलग पैटर्न के हिसाब से उसको लिस्ट में ऐड कर लेना। उसमें जो भी इमेजेस थी या जो भी उसमें वर्ड्स लिखे हुए थे या जो भी उसमें इंफॉर्मेशन गिवन थी उसको अपने अकॉर्डिंग अलग अलग लिस्ट में ऐड कर देना। आउटलाइनिंग जो भी हमने पढ़ा उसमें क्या इम्पोर्टेंट था, क्या हमारे काम का था, उसको आउटलाइन करना। समराइजिंग करना, हमने जितना पढ़ा उसको मेन पॉइंट्स में लिख देना। उसके बाद सिंथेसाइजिंग, कॉन्टेक्चुअलाइजिंग, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ फिगरेटिव लैंग्वेज, रिफ्लेक्टिव ऑन चैलेंज टू आवर बिलीव्स एंड वैल्यू, रिकग्नाइजिंग इमोशनल मैनिपुलेशन एंड जजिंग राइटर्स रीडेबिलिटी। मतलब जो भी हमने पढ़ा वो सामने वाले का लिखने का पर्सपेक्टिव क्या था और उसके बाद पढ़ने के बाद जो हमारा पर्सपेक्टिव है उन दोनों को एनालाइज करना और सही और गलत की पहचान करना ही एक क्रिटिकल रीडर की खूबी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द हार्ड स्पॉट्स इन इंग्लिश ग्रामर फॉर दोज हु लर्न इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज। इंग्लिश, जब कोई भी इंसान एक सेकेंड लैंग्वेज सीखता है तो जब वो इंग्लिश को एज अ सेकेंड लैंग्वेज सीखता है तो उसके क्या क्या उसके में हर्डल्स आते हैं। तो सेकेंड लैंग्वेज को जब हम कभी भी सीखेंगे तो ट्रांसलेशन में हमें प्रॉब्लम आ सकती है। इंग्लिश स्पीकिंग इन्वायरमेंट, जिस इन्वायरमेंट में हम रह रहे हैं वहाँ कौन सी लैंग्वेज मोर ओवर यूज़ की जाती है, इस चीज़ पे बहुत फ़र्क पड़ता है। देन लिमिटेड वोकेबलरी, जब हम कोई न्यू लैंग्वेज सीखते हैं एज अ सेकेंड लैंग्वेज तो उसकी वोकेबलरी हमारे पास बहुत लिमिटेड होती है, हम फ्री टू टॉक नहीं होते। फिर होते हैं ग्रामर इश्यूज़ में हमारे क्या आ सकते हैं, जैसे होमोफोन्स हो गए, होमोग्राफ्स हो गए। कई बार ऐसे वर्ड्स होते हैं जो बोलने में सिमिलर होते हैं और लिखने में भी सिमिलर होते हैं लेकिन उनके जो मीनिंग्स होते हैं वो अलग होते हैं। तो इस तरीके से ग्रामर एक ऐसी चीज़ है जो हमें कंफ्यूज कर सकती है, हमें एरर में ला सकती है। विद द पीयर प्रेशर, कई बार हम कोई लैंग्वेज बोलने में कंफर्टेबल नहीं होते लेकिन आसपास के लोग जिस लैंग्वेज में बात करते हैं उसी लैंग्वेज में अपने आप को फोर्स करते हैं उस लैंग्वेज में बात करने में, वो चीज़ कहीं ना कहीं हमें प्रॉब्लम में डाल सकती है। फिर मदर टंग इम्पैक्ट, जैसे कि इंडिया की मदर टंग हमारी हिंदी है, फिर तो इसी वजह से जो लोग
काफ़ी ज़्यादा अच्छे नहीं होते इंग्लिश में, उनको इंग्लिश बोलने में, लिखने में, समझने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है, क्योंकि हम अपनी डेली लाइफ में उस लैंग्वेज का यूज़ बहुत कम करते हैं। तो और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है जो हमें कोई भी न्यू लैंग्वेज, इंग्लिश या कोई भी अदर लैंग्वेज सीखने में प्रॉब्लम आ सकती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज़ परसुएसिव डिफरेंट फ्रॉम आर्ग्यूमेंटेटिव राइटिंग। अब परसुएसिव राइटिंग क्या होती है? परसुएसिव राइटिंग में जो भी राइटर उस राइटिंग पोर्शन को लिखता है वो केवल राइटिंग का वही साइड लिखता है जो उसका अपना पर्सपेक्टिव होता है, वो उस टॉपिक के सपोर्ट में भी लिख सकता है और अगेंस्ट में भी लिख सकता है। उसमें केवल एक ही साइड प्रेजेंट होती है उस टॉपिक की। उसमें जो चीज़ें वो समझ सकता है या जो चीज़ें वो समझाना चाहता है, केवल वो वही चीज़ें अपनी राइटिंग में मेंशन करता है। वहीं आर्ग्यूमेंटेटिव राइटिंग जो होती है, उसमें जो राइटर होता है वो किसी दूसरे राइटर की जो राइटिंग होती है या जो पढ़कर उस पर एग्री और डिसएग्री, उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों चीज़ें मेंशन करता है, और उसमें उसकी टू भी लिखता है और फ्रॉम उसके अगेंस्ट में भी लिखता है, उसके फेवर में भी लिखता है। उसकी दोनों साइड्स को, कोई भी टॉपिक होता है उसकी दोनों साइड्स को शो करता है, और उस पर जो भी उसके कोई भी उसके एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेज है, वो दोनों चीज़ों को शो करता है, वो किसी भी एक चीज़ को शो नहीं करता। तो यही रीज़न है कि परसुएसिव राइटिंग और आर्ग्यूमेंटेटिव राइटिंग एक दूसरे से बहुत अलग है। इन दोनों की प्रोसेस सिमिलर हो सकती है कि हमने स्टार्टिंग में उस टॉपिक का ब्रीफ दे दिया, देन उसके बारे में हमने लिख दिया, लेकिन वही जहाँ परसुएसिव राइटिंग है वहाँ पे उसके सिर्फ एक ही साइड लिखी जाएगी, या उसके फेवर में या उसके अगेंस्ट में। वही आर्ग्यूमेंटेटिव में दोनों साइड लिखी जाएंगी, उसके फेवर में भी और अगेंस्ट में भी। अब बात करते हैं सेक्शन सी की, राइट अ वेल डेवलप्ड कंपोजिशन ऑन द गिवन टॉपिक, इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रोवाइडिंग स्किल्स ट्रेनिंग टू स्टूडेंट ऑफ इंडियन हायर एजुकेशन। सबसे पहले कंपोजिशन क्या होती है? कंपोजिशन वो होती है जब हम किसी भी टॉपिक पर अपने थॉट्स लिखते हैं, जितनी हमें जानकारी होती है या अपने सोर्सेज की हेल्प से हम जो भी चीज़ कंपोज करते हैं, मतलब खुद लिखते हैं, उसे कंपोजिशन कहते हैं। अब हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोवाइडिंग स्किल ट्रेनिंग। स्किल ट्रेनिंग कि जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको स्किल्स ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए, वो कितनी इम्पोर्टेंट है। जो हम एजुकेशन है वो हम सबकी लाइफ में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, वही एक इंसान को इंसान बनाती है। अब एजुकेशन में क्या सिस्टम है अभी कि आप ट्वेल्थ क्लियर करते हो, उसके बाद आपको उसी से रिलेटेड कहीं ना कहीं आगे स्टडी में ही कोई डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। आपकी जो लाइफ है वो केवल नंबर्स पर डिपेंड करती है, लेकिन उसकी बजाय हमें स्किल ट्रेनिंग भी इन्वॉल्व करनी चाहिए। स्किल्स ट्रेनिंग क्या होती है कि जिस स्टूडेंट का जिस भी चीज़ में इंटरेस्ट है वो अपनी स्टडी के साथ साथ उस चीज़ को भी अपने एज अ करियर फ्रंट में रख सके। एज वी ऑल नो कि हमारी जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो यंगर, मतलब 50% ऑफ यंगर हमारे इंडिया में ही रहते हैं। तो उन सब में अपनी अपनी हर इंसान की एक अलग अलग स्किल्स हैं, अलग अलग टैलेंट हैं। तो उस चीज़ के साथ साथ डिग्री, डिप्लोमा से अलग होकर उसे अपनी स्किल्स पे भी काम करना चाहिए, ताकि वो अपना बेस्ट, जिस चीज़ के लिए वो बना है, जिस चीज़ में वो बेस्ट है, वो चीज़ शो कर सके। तो इस चीज़ के लिए हमारी अथॉरिटीज़ बनानी चाहिए, कॉलेजेस बनाने चाहिए, जो ना केवल लिखने या पढ़ने पर, बल्कि जो स्किल्स, जो काबिलियत हर इंसान में, उसको और भी इम्प्रूव करे और हमारे कल्चर को, हमारी जो भी इंटेलिजेंस है, जो भी लोगों में स्किल्स है, उनको आगे बढ़ाए। और जो स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए जो भी हमारी एजुकेशन है वो इस तरह से दी जाए कि जो हम अपने करियर को बनाने में भी स्किल्स का यूज़ कर सके और उनको अच्छे से उनसे अपना करियर फॉर्मेशन कर सकें।